सॉरी, क्या बता रही थी? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सर सर ये अमाउंट ऑफ एवोगाड्रोस नंबर्स को आई थिंक रिप्रेजेंट क्वांटिटी करता ऑफ है। पार्टिकल्स। और सर ये नो सर, केमिस्ट्री का सबसे सीक्रेट यूनिट होता है। सबसे सीक्रेट यूनिट होता है? अच्छा, सर क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है उसे मोल कहते हैं सर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जो मेजर करने के लिए ये यूनिट यूज किया था उसको आप मोल कहते हैं। ठीक है, और किसी ने एवोगाड्रोस नंबर का जिक्र किया था। सर Yes, sir. नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी मॉलिक्यूल में, एटम में या किसी भी उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एवोगाड्रोस नंबर को एक्सप्लेन करता है आई थिंक। एवोगाड्रोस नंबर को एक्सप्लेन करता है या एवोगाड्रोस नंबर इसको एक्सप्लेन करता है? जी, ऐसे मर्जी समझ ले। एवोगाड्रोस नंबर इसको एक्सप्लेन करता है। एवोगाड्रोस नंबर इसको एक्सप्लेन करता है। जी जी, इब्राहिम आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर, यही कहना था, ये कह दिया मैं। अच्छा जी, और ये सर ये ऐसी अमाउंट को मेजर करता है जिसको हम लोग ना, यानी ये यूनिट बनाया इसलिए गया ताकि हम लोग छोटी से छोटी अमाउंट को मेजर कर सके, जो हम लोग दूसरे यूनिट से ना मेजर कर सके। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, अभी हम मोल पे दोबारा आते हैं। दूसरा सवाल ये है आप लोगों से कि ये प्रोडक्ट टेबल के मुतालिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें ये जो आपके एलिमेंट्स हैं इनको किस तरह अरेंज किया गया है? ड्यू टू देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेस पे। एटॉमिक नंबर के साथ। एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो एटॉमिक नंबर कैसे असाइन किए हैं? ऐसा हाइड्रोजन को 1, ये कैसे असाइन कर दिया? 1 कैसे आ गया? सर इनके इलेक्ट्रॉन की वजह से है, इनके सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वजह से। सब शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वजह से। अच्छा जी, और कोई? यानी आपका जी उनके मैथ की वजह से एटॉमिक जी जी मैथ। बिलाल, एटॉमिक मास की वजह से। मसलन क्लोरीन का 35.5 आई थिंक, सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन का 16 है, नाइट्रोजन का 14 है। ये कैसे ये 16, 14, 23 ये कैसे असाइन किए गए हैं? सर मेरे ख्याल से एवोगाड्रोस नंबर की वजह से। अच्छा, एवोगाड्रोस नंबर की वजह से। कैसे एवोगाड्रोस नंबर ने कैसे हेल्प आउट की? So number of protons in Number nucleus of इसके according प्रोटॉन्स एंड protons। अच्छा जी, अच्छा, एक तो ये अभी हम लोगों ने क्लियर करना है कि ये किस तरह अरेंज हुए हैं। एवोगाड्रोस नंबर होता क्या है? एवोगाड्रोस नंबर है आपका 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आइंस, पार्टिकल्स और एनी अदर एंटिटी। यानी ये कांस्टेंट है जो कि एटम्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, जो कि मॉलिक्यूल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, आइंस को भी, एंटिटीज को भी, पार्टिकल्स को भी, किसी चीज को भी रिप्रेजेंट किया कर सकता है ये एवोगाड्रोस नंबर। ऐसे ही है सर सॉरी फॉर डेट, लेकिन एक भाई है वो कह रहे हैं मुझे ऐड कर लें क्लास में। कौन? मुझे अभी तक उनका आया नहीं है, तो मैं उनको कैसे ऐड कर लूं? वो अगर तो उनकी मुझे आएगी, रिक्वेस्ट आएगी तो मैं उनको ऐड कर लूंगा। अच्छा, ये बेसिकली अब मैं वापस उसी जगह पे आ जाता हूँ। मोल जो है, सर आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है। मेरी आवाज ड्रॉप हो रही है, अब ठीक है? यस सर। यस सर। चलिए यस सर। चलिए मोल पे हम लोग वापस आ जाते हैं। मोल की बेसिकली डेफिनेशन जो आपकी बुक के अंदर गिवन है, वो कहते हैं अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज
as there are atoms in 12 grams of carbon 12. समझ में आई चीज? No, sir. अच्छा चलिए एक और डेफिनेशन, मैं सिंपल डेफिनेशन से आते हैं। जी वालेकुम नासिर, मैं क्लास पर जल्दी जल्दी गल करनी। अच्छा ठीक, कोई नहीं, तो नहीं करे। एक और डेफिनेशन मैं आप लोगों को मोल की बताने लगा हूं। वो कहते हैं कि जी मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड एज अ ग्राम मोल। ये ठीक है डेफिनेशन? ये समझ में आती है? ये आसान है। ड्रॉप हो गया। सर क्लियर है एक आवाज, मिनट, उसका कोई मसला है? निहाल सर कैसे सही है, इसका कोई मसला है? आवाज ठीक है सर आपकी। जी मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मोल। ये सिस्टम इंटरनेशनल डिफाइन करता है मोल को इस तरह से, जैसे ये मैं ये जो डेफिनेशन बता रहा हूँ ये सिस्टम इंटरनेशनल की डेफिनेशन है कि अगर आप मॉलिक्यूलर वेट को एक्सप्रेस कर लें ग्राम्स में तो वो ग्राम मोल कहलाता है। अब दूसरी डेफिनेशन ये है, अव्वल के तीसरी डेफिनेशन पे आ जाए, इसको आप लोग सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि इधर से क्या कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो रहा है। द अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस containing the same number of chemical units as there are atoms in exactly 12 grams of carbon 12। आपको पता है ना कार्बन के दो आइसोटोप्स हैं, एक कार्बन 12 है, एक कार्बन 13 है। तो ये बेसिकली उस आइसोटोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन 12 के आइसोटोप्स को, जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपकी 12 ग्राम है। वो कहते हैं कि जी उसमें जितने केमिकल यूनिट्स या एंटिटीज हैं या एटम्स हैं उस एग्जैक्टली उसके इक्वल जो है किसी भी प्योर सब्सटेंस में हो तो वो उसका मोल कहलाता है। रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन? Yes, sir, please. यस सर। अब ये दोबारा से मैं ये तीसरी डेफिनेशन आपको दोबारा से बता रहा हूं। द अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस containing the same number of chemical units as there are atoms in exactly 12 grams of carbon 12। चौथी डेफिनेशन आप लोगों को बताने लगा हूं। The term mole is applied to an amount containing Avogadro's number of whatever units are being considered। यूनिट में यूनिट को आप लोग एटम्स भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं, पार्टिकल्स भी ले सकते हैं, जो मर्जी ले लें। वो कहते हैं द टर्म मोल is applied to an amount containing Avogadro's number of whatever the unit are being considered। अब डिफाइन करें मोल क्या है। इतनी तो मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस बता दी हैं। सर एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स हों। कार्बन 12 क्यों सिलेक्ट किया गया? चलें हम यहां से बिल्डअप, मैं इस सवाल जवाब से शुरू करता हूं। कार्बन 12 612 जिसे आप कहते हैं वो एक स्टेबल आइसोटोप कहलाता है, उसको क्यों सिलेक्ट किया गया?
दूसरा सवाल है कि रिलेटिव एटॉमिक मैसेस या रिलेटिव एटॉमिक वेट्स क्या होते हैं, कैसे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं? कोई जवाब ही नहीं आ रहा। The weight of an atom as compared to 1/12 of the atom of carbon. 1/12 ऑफ द, उधर भी कार्बन के साथ आप रिलेटिवली चेक कर रहे हैं, ठीक है। जी ईमान, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर जी मन, सॉरी। क्या ना 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं 12 कार्बन में, और वो जो कंसीडर होता है वो इस तरह कार्बन का 1 मोल होता है। ठीक है। बेसिकली दूसरा सवाल, जी जी, दूसरे सवाल का जवाब बताइएगा। वो मुझे सुनाई नहीं दिया था, क्या था क्वेश्चन? एक सवाल मैंने ये कहा था, रिलेटिव एटॉमिक वेट्स या एटॉमिक मैसेस क्या होते हैं? सर जो 1/12 ऑफ कार्बन हो। 1/12 ऑफ कार्बन से आप कंपेयर करते हैं। सारी चीजें कार्बन के बेस पे हैं। कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स हैं। स्टेबल आइसोटोप्स है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। उसको एक नंबर मॉलिक्यूलर मास असाइन कर दिया गया, या इधर एटॉमिक वेट हम लोग बात करेंगे, वेट की टर्म में वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। एक्यूरेट टर्म जो है वो एटॉमिक मास ही है, लेकिन हम लोग क्योंकि रिलेटिव बेसिस पे बात करते हैं अंडर द सेम ग्रेविटेशनल फील्ड, तो हम लोग एटॉमिक वेट भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम लोग एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट वर्ड इस्तेमाल किया करेंगे रादर देन एटॉमिक मैसेज और मॉलिक्यूलर मैसेज। सो जो एटॉमिक वेट है उसको असाइन किया गया बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, वो 12 उसको असाइन किया गया। अब उनके 12 ग्राम जो कार्बन है उसके अंदर उन्होंने एटम्स कैलकुलेट किए, तो वो 6.02 इंटू 10⁻23 थे, ठीक है, जिसको एवोगाड्रोस नंबर कह दिया। 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स जो है दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल, उसको 1 मोल कह दिया गया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाइड्रोजन के भी 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स लिए, यानी 1 मोल हाइड्रोजन का लिया और उसका मैस किया तो वो 1 ग्राम आ गया। इसी तरह 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स सोडियम के लिए गए, यानी 1 मोल सोडियम का लिया गया और उसका वेट किया गया तो वो 23 ग्राम आ गया, उसको 23 असाइन कर दिया गया। यानी ये सारी जो चीज है रेलिवेंट टू कार्बन 12 चल रही है, जिसमें के 12 ग्राम के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एंटिटीज, पार्टिकल्स, जो मर्जी आप यूनिट्स आप इसके साथ असाइन कर दें, वो असाइन होके ये आपका बन जाता है। अब मोल बेसिकली आपके जितनी एंटिटीज हैं 6.02 इंटू 10⁻23, ये जो एंटिटीज हैं, पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, दिस कॉल्ड एज अ 1 मोल। और इस 1 मोल की बेस पे जितना मैस आता है दैट इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मैस या एटॉमिक वेट या एटॉमिक मैस। और ये इस तरह आपका प्रोडक्ट टेबल जो है आपके रिलेटिव एटॉमिक मैसेस की बेस पे सेट किया गया है, जो कि रेलिवेंट टू कार्बन 612 आइसोटोप है। मैंने अपने क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई? जो क्वेश्चन मैं करता गया था उन क्वेश्चंस के जवाब मैं दे गया हूं, आप लोगों को समझ आ गई है या नहीं? आ गई। यस सर, आ गई। अब हमें ये भी समझ आ गई। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि जी मॉलिक्यूलर वेट इज मास ओवर मोल्स, मास डिवाइडेड बाय मोल्स, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर वेट की डेफिनेशन है। इफ आई गो बैक टू द बुक जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है,
इसमें अगर आप देखें तो ये जो मॉलिक्यूलर वेट है, ये सबसे एंड पे जो लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू मास ओवर मोल्स, यानी मास और मोल्स को डिवाइड कर दे, दैट्स इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम इंटरनेशनल डेफिनेशन, अगर हम मॉलिक्यूलर वेट को डिफाइन करना हो तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनीथिंग इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम मोल। ये आपकी सिस्टम इंटरनेशनल की डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर वेट की। अच्छा, जब हम मोल कहते हैं, सिंपल मोल, मोल मींस ग्राम मोल, लेकिन अब हम लोग क्योंकि एडवांस कैलकुलेशन में जा रहे हैं, आप लोग इंजीनियरिंग कैलकुलेशन में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कैलकुलेशन में हम ग्राम से बिगर यूनिट्स की तरफ भी, उनमें भी काम करते हैं, उनमें भी हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। तो हम लोग किसी जगह किलोग्राम होता है, किसी जगह पे पाउंड मास होता है, किसी जगह पे मिलीग्राम्स हो रहा होता है, किसी जगह पे टन्स इस्तेमाल हो रहा होता है। अब हम लोग अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे अगर आप देखें कि ग्राम मोल की जगह हम लोगों ने कुछ और मोल्स भी डिफाइन किए हैं, जिसको आप लोग पाउंड मोल या किलोग्राम मोल या फिर टन मोल भी कहते हैं। बात आप समझ रहे हैं? Yes, sir. एक मिनट, मैं एक चीज लिख के आपके साथ शेयर भी करना चाहता हूं। अगर मैं आपको ये कहूं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ से सोडियम है, आप लोग पढ़ के आए, दिस इज इक्वल्स टू 23 ग्राम पर ग्राम मोल, 23 किलोग्राम पर के मोल, 23 पाउंड मास पर पाउंड मोल। इसमें ये आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर करने लगा हूं। आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि इसमें क्या कोई खराबी है या नहीं है। ये देखिएगा आपके साथ शेयर हो गई है ग्रुप में, आप लोग देख के बताइएगा इसमें क्या कोई खराबी आपको लगती है इसमें, या ये ठीक है। जी, सर एक इसमें मुझे चीज की समझ आई, आपने 23 ग्राम भी लिखा था और आगे 23 किलोग्राम भी लिखा था, ये या तो 23,000 किलो ग्राम होना चाहिए था। हाँ, नीचे भी आप उधर देखें ना, अगर 23 ग्राम लिख रहा हूं तो नीचे ग्राम मोल लिख रहा हूं, उससे आगे 23 किलोग्राम लिख रहा हूं तो किलोग्राम मोल लिख रहा हूं, जिसको के मोल कहते हैं आमतौर पे। सर ठीक है ये। उससे आगे अगर पाउंड लिख रहा हूं तो फिर पाउंड मोल भी लिख रहा हूं। ओके सर। सर 1 kg 2 पाउंड के इक्वल नहीं होते? 1 kg इज 2.2 पाउंड। जी यस सर। इसी तरह 1 के मोल जो होता है वो 2.2 पाउंड मोल के बराबर होता है। और दूसरी कन्वर्जन 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है। आप लोगों ने ये तो कन्वर्जन पढ़ी हुई है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इसी तरह 1 के मोल जो है वो 1000 ग्राम मोल के बराबर है। तो अगर आप इसमें कन्वर्ट करने पे आएंगे तो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में वो 1000 कैंसिल होके आपके पास फिर अगेन 23 किलोग्राम पर के मोल बच जाएगा। तो आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज नहीं होती until and unless आप अगर
किलोग्राम ऊपर रख रहे हैं तो किलोग्राम मोल ही आप नीचे रखें। हाँ, अगर आप ये कह रहे हो कि किलोग्राम ऊपर रख रहे हैं नीचे ग्राम मोल रख रहे हैं, डेफिनेटली ये फिर 23 नहीं रहेगा। तो आपने जिस मैस यूनिट में आप अपने डिनोमिनेटर में डिफाइन कर रहे हैं उसी मैस यूनिट को मोल्स के साथ भी आपने डिफाइन, मोल भी आपने उसी ही मैस यूनिट में डिफाइन करेंगे। तो आप किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में आप अपने मॉलिक्यूलर वेट को डिफाइन कर सकते हैं। ये तो मैंने 3 एग्जांपल्स दी हैं। इसके अलावा अगर आप सोडियम को टन्स में डिफाइन करना चाह रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट, so that could be 23 tons per ton mole, right जी? So हम अपनी कैलकुलेशन में आसानी के लिए मोल को मॉलिक्यूलर वेट को किसी भी मैस यूनिट और मोल यूनिट में डिफाइन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमारे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में सेम मैस यूनिट्स होने चाहिए। आर यू क्लियर ऑन दिस? यस सर। चलें, गुड हो गया। अच्छा, अब हम लेट्स मूव ऑन। यहां पे अगर मैं यहां पे आपसे एक सवाल करना चाहूं, हम लोग मॉलिक्यूलर वेट को डिफाइन किया है कि दिस इज मैस ओवर मोल्स। मैं अगर, जैसे आपने जी सबसी पढ़ा है कि जी वो फोर्स और मास का कन्वर्जन फैक्टर है, जो जे फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा था वो फोर्स और एनर्जी का था, जे एच फैक्टर जो था वो एनर्जी और मास का था। अगर मैं यहां पे कहना चाहूं कि मॉलिक्यूलर वेट एक कन्वर्जन फैक्टर है बिटवीन मास और मोल्स, तो क्या मैं ठीक हूं या गलत? ठीक है। आप सारे एग्री करते हैं जी इस चीज से? आप लोग एग्री करते हैं? मे बी चले। अच्छा, मैं आपको से कहता हूं कि लेट्स डू एन एग्जांपल फ्रॉम हियर, फिर उसके बाद एग्जांपल यहां पे आपके सामने डिस्प्ले हो रही है 2.10। देख सकते हैं ना जी? आपके एग्जांपल क्लियर है? यस यस यहां पे वो कह रहे हैं कि जी हाउ मेनी पाउंड्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर इन 7 आवाज नहीं आ रही सर। सर आपकी आवाज। यस सर। अब कोई बेहतर हुई है आवाज? यस सर। यस सर। यस सर। आप लोग कुर्सी पे ना मुझे पीछे टेक नहीं लगाने देते। मैं आराम से टेक लगाने लगा था, आप लोगों ने फिर आगे होना पड़ गया। चलें, अच्छा चले। 7.50 ग्राम मोल आपके पास NaOH का है, ये आपके पास गिवन है, ग्राम मोल है, ये ज़हन में रखिएगा। और उस आपने निकालना है पाउंड्स ऑफ NaOH, यानी आपके पास मोल्स गिवन है और आपने मैस में जाना है, और मैस के भी डिफरेंट यूनिट है, ग्राम्स में नहीं वो पूछ रहा, वो पाउंड्स में पूछ रहा है। ठीक है, मोल्स गिवन है ग्राम्स में और मैस वो पूछ रहा है पाउंड्स में। ये इसका सॉल्यूशन उसने आपको दिया हुआ है। ये इसके अंदर आपको पूरा इसका सॉल्यूशन गिवन है। ओहो, अब यहां पे जो गिवन क्वांटिटी है उसने उसको ले लिया, उसके बाद क्योंकि उसको पाउंड्स में जाना था तो उसने कहा जी यहां पे एक कन्वर्जन यूज कर दी, 1 पाउंड मोल इज इक्वल्स टू 454 ग्राम मोल। ये उसने एक कन्वर्जन यूज कर दी है। ठीक है, यहां से अगर आप देखें तो ये जो ग्राम मोल है ये ग्राम मोल के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। ग्राम मोल से कैंसल आउट हो जाएगा।
आपके पास जो फाइनल यूनिट्स रह जाएंगे वो पाउंड मोल के रह जाएंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में, इस स्टेप में वो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट यूज कर रहा है। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट है 40, उसको डिफाइन कर रहा है पाउंड पर पाउंड मोल में, क्योंकि यहां पे आपके पास पाउंड मोल थे। नाउ दिस पाउंड मोल विल कैंसल आउट विद दिस पाउंड मोल और आपके पास फाइनल यूनिट्स रह जाएंगे पाउंड्स के। तो आपके पास ये फाइनल आंसर जो आ रहा है 0.661 पाउंड्स ऑफ NaOH। अब अगर आप देखें तो आपके पास मोल्स गिवन थे और आपने मैस कैलकुलेट किया और बेसिकली इस मॉलिक्यूलर वेट ने मोल से मैस आपको कैलकुलेट करने में मदद की। सो वी कैन से मॉलिक्यूलर वेट is a conversion factor between moles and mass। अब बात समझ में आई ये चीज? जब भी आपको कहा जाएगा मोल्स आपके पास गिवन है, मैस निकालें, आप मॉलिक्यूलर वेट इस्तेमाल करेंगे। मैस आपको गिवन है, मोल्स निकालें, आप मॉलिक्यूलर वेट इस्तेमाल करेंगे। सो जो मैस और मोल्स के दरमियान कन्वर्जन दे रहा है वो मॉलिक्यूलर वेट है। सो मॉलिक्यूलर वेट, बेस्ड ऑन दिस फैक्ट्स, वी कैन से मॉलिक्यूलर वेट इज अ कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन मैस एंड मोल्स। रिमेंबर दिस थिंग। तब यहां पे ना ये आप लोगों को पता है इस चीज का, मैस फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मैस परसेंट, मोल परसेंट? जी, मैस फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मैस परसेंट, मोल परसेंट, इसके मुतालिक आप लोगों को आइडिया है? नो सर। यस सर, थोड़ा थोड़ा पता है। नो सर। अच्छा बिलाल बताइएगा, क्या आपको पता है? जो कुछ भी पता है। अच्छा चलें, इसको हम थर्सडे वाले लेक्चर पे छोड़ देते हैं, बिकॉज मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, ये वाली। ये जब तक मैं आपको मैथ्स और मोल परसेंट का कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा तब तक ये आप इसको कैलकुलेट, इस एग्जांपल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। ये लेकिन ये मोल फ्रैक्शन, मैस फ्रैक्शन, इनकी डेफिनेशंस जो हैं वो आपके पास आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में अवेलेबल हैं। आप लोग ये बुक से देखिएगा, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ से आगे चलेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स इस सेक्शन से रिलेटेड वो आपके थर्सडे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और देन विल वाइंड अप दिस सेक्शन एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। राइट जी? ओके सर। ओके सर। हाँ चलिए, ठीक हो गया। देखिए हम लोग की एक मीटिंग आ गई है थर्सडे को। कुछ पॉसिबिलिटी हम ये रख सकते हैं कि हम कंबाइंड क्लास रख लें? यस श्योर सर। सर कितने बजे? टाइमिंग क्या सर? 11:30 पे ठीक रहेंगी? 11:30 टू सर, एक सेकंड सर, 2 मिनट आगे। 11:30 to क्या टाइमिंग रहेगी? 11:30 से लेके 12:30। सर हमारा एक नया कोर्स ऐड हुआ कुरान, उसकी टाइमिंग देख लूं तो मैं आपको बता दूं। अच्छा बताइएगा सर। वो थर्सडे को 9 o'clock क्लास है। 9 o'clock कोई क्लास है आपकी? यस सर। वो लेकिन 11 बजे से पहले खत्म हो जाएगी। अगर तो आप लोग फ्री हो गए तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा। ओके सर। ओके सर। ओके सर, आपको इन्फॉर्म कर देंगे सर। चलो जी। ये रोल नंबर 1 बताइएगा, बिलाल तो है। 2 रोल नंबर बताइएगा। यस सर, प्रेजेंट। और 3, 4,
5, प्रेजेंट सर। 6, प्रेजेंट सर सर। 5 प्रेजेंट है। ये हो गया, 5 हो गया। 7, यस सर प्रेजेंट। 8, Present. 9,